आपने भी कभी यह सवाल जरूर सोचा होगा, अगर वो इतना होशियार है तो उसकी जिंदगी क्यों उलझी हुई है। हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ाई में तेज हो जाओ, आईक्यू बढ़ाओ, टॉपर बनो। लेकिन जरा सोचिए, अगर आईक्यू ही सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा सफल लोग वही होते जो सबसे ज्यादा अंक लाते थे। फिर क्यों कुछ लोग जो औसत पढ़े लिखे होते हैं जिंदगी में स्थिर, शांत और सफल होते हैं, जबकि कुछ लोग जिनका दिमाग तेज होता है वो अंदर से टूटे हुए, गुस्से में या उलझन में रहते हैं। इस सवाल का जवाब मिलता है एक अनदेखी लेकिन बेहद जरूरी काबिलियत में, जिसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो एजुकेशन, वर्कप्लेस, पेरेंटिंग और पर्सनल लाइफ हर जगह की परिभाषा बदल देती है। किताब का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस और इसे लिखा है डैनियल गोलेमैन ने, जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट, साइंस जर्नलिस्ट और बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। इस किताब ने पहली बार दुनिया को यह बताया कि सिर्फ आईक्यू नहीं बल्कि ईक्यू, यानी अपने और दूसरों के भावनात्मक अनुभवों को पहचानने, समझने और संभालने की क्षमता जिंदगी की असली दिशा तय करती है। गोलेमैन कहते हैं, जो लोग अपनी भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना जानते हैं वो न सिर्फ बेहतर इंसान बनते हैं बल्कि बेहतर लीडर, माता पिता और साथी भी बनते हैं। और यही है इस किताब की खूबसूरती। यह हमें न तो ज्ञान से भरती है, न ही आदर्शों से, बल्कि यह हमें खुद को और दूसरों को गहराई से समझने का तरीका सिखाती है। तो आइए आज हम इस किताब की मदद से एक ऐसा नजरिया सीखें जिससे हम अपने गुस्से को शांत कर सकें, दूसरे के दर्द को पहचान सकें और खुद को हर परिस्थिति में संयमित और मजबूत बनाए रख सकें। बहुत सालों तक हम यही मानते रहे, जो इंसान तेज दिमाग वाला है, गणित में अच्छा है, फैक्ट्स याद रखता है और लॉजिकल है, वही सफल होगा। इसी सोच से आईक्यू का दबदबा बना। स्कूलों में वही बच्चा सबसे आगे माना गया जो ज्यादा नंबर लाता था। इंटरव्यू में वही चुना गया जो सबसे स्मार्ट लगता था। लेकिन जब जिंदगी सामने आई तो तस्वीर बदल गई। कई बार वही लोग जिनका आईक्यू बहुत ऊंचा था जिंदगी के उतार चढ़ाव में टूट गए। वो दूसरों से नहीं जुड़ पाए, तनाव में बह गए। और वहीं कुछ ऐसे लोग जिनका अकादमिक दिमाग बहुत तेज नहीं था, वो अपनी भावनाओं को समझते थे, दूसरों की भावनाओं को सम्मान देते थे और एक स्थिर, सफल जीवन जीने लगे। यहीं से एक नई समझ पैदा हुई कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, दिल की समझ भी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू का मतलब है अपने गुस्से, डर, जलन और असुरक्षा को पहचानना, उन्हें बिना दबाए, बिना फट पड़े सही तरीके से संभालना, दूसरों की भावनाओं को महसूस करना और उनके हिसाब से प्रतिक्रिया देना, रिश्तों में तालमेल बनाना और हर मुश्किल में संयम बनाए रखना। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दो लोग एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, दोनों ही अपने क्षेत्र में कुशल हैं। पहला व्यक्ति हर बात को पर्सनली ले लेता है, फीडबैक को इंसल्ट समझता है, बहस में उलझ जाता है और गुस्से में आकर टीम को बिखेर देता है। दूसरा व्यक्ति शांत है, जब कोई आलोचना करता है तो वह रुक कर सुनता है, वह खुद को ऑब्जर्व करता है और जवाब देने से पहले सोचता है। अब बताइए, दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर काम कर पाएगा, कौन ज्यादा ग्रोथ पाएगा और कौन लीडर बनने के काबिल होगा? यही अंतर है ईक्यू का। आज दुनिया के बड़े स्कूल, कॉरपोरेट और लीडरशिप संस्थान इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति खुद को संभाल नहीं सकता तो वह दूसरों को कभी नहीं संभाल सकता। आईक्यू आपकी सीट तय करता है, लेकिन ईक्यू यह तय करता है कि आप उस सीट पर कितनी देर टिक पाएंगे। कभी आपने किसी बात पर गुस्सा किया और बाद में सोचा, मुझे इतना तेज क्यों प्रतिक्रिया देनी पड़ी? या कभी यूं ही उदास हो गए और खुद से सवाल किया, मुझे क्या हो रहा है? यही सवाल हमें सेल्फ अवेयरनेस के करीब लाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी भावनाओं को बिना भागे, बिना दबाए साफ साफ देखना। हम रोज कई भावनाओं से गुजरते हैं, गुस्सा, डर, जलन, निराशा, उम्मीद, उत्साह। लेकिन ज्यादातर बार हम ये नहीं जानते कि ये सब कब और क्यों हमारे भीतर उठ रही हैं। सेल्फ अवेयरनेस एक इनर मिरर की तरह होती है। यह हमें यह दिखाती है कि हमारे विचार और भावनाएं कैसे हमारे व्यवहार को चला रही हैं। कभी आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा
जो बहुत शांत लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान होता है। और फिर अचानक एक दिन वो फट पड़ता है, क्योंकि उसने अपनी इनर स्टेट को समय रहते देखा नहीं। जब हम अपने भीतर की स्थिति को पहचानना सीख जाते हैं, तो हम बाहरी दुनिया से टकराने से पहले अपने भीतर संतुलन बना पाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास कैसे शुरू हो सकता है? सबसे पहली चीज है इमोशनल वोकेबुलरी विकसित करना। हम में से ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं को सिर्फ 3-4 शब्दों में बांध देते हैं। मैं ठीक हूं, मैं चिढ़ा हुआ हूं, मूड खराब है। लेकिन जब आप थोड़ा रुक कर गहराई से महसूस करते हैं, तो आपको फर्क पता चलता है। क्या आप नाराज हैं या उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या आप तनाव में हैं या आप डर के कारण असहज हैं? भावनाओं को नाम देना उन्हें स्पष्ट करने का पहला कदम होता है। दूसरा अभ्यास है माइंडफुल अवेयरनेस, यानी दिन में कुछ पल ऐसे निकालना जब आप सिर्फ अपनी स्थिति को ऑब्जर्व करें। कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं, कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं। बस अपनी सांस, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए, जब आप ट्रैफिक में फंस जाएं या जब कोई आपकी बात काट दे, तो तुरंत रिएक्ट करने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछिए, मेरे अंदर क्या चल रहा है? ये एक छोटा सा पॉज बड़ी भावनात्मक समझ की ओर ले जाता है। सेल्फ अवेयरनेस हमें रिएक्टिव होने से बचाती है और रिफ्लेक्टिव बनाती है। ये दूसरों को समझने से पहले खुद को समझने का निमंत्रण देती है। और जब आप अपने अंदर स्पष्ट होते हैं, तो आप बाहर क्लैरिटी के साथ पेश आ सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी मीटिंग में हैं, आपकी कोई बात काट दी जाती है, आपका चेहरा गर्म हो जाता है, सीने में खिंचाव आता है, दिमाग तेजी से सोचने लगता है, ये इंसान मुझे नीचा दिखा रहा है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप तुरंत तेज आवाज में जवाब दें, या आप एक पल रुकें, अंदर उठती बेचैनी को महसूस करें और फिर संयम से, सम्मान के साथ प्रतिक्रिया दें। यही फर्क है इमोशन के कब्जे में आने और इमोशन को संभालने के बीच। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है भावनाएं महसूस करना, लेकिन उनके गुलाम नहीं बनना। हम इंसान हैं, हमें गुस्सा भी आएगा, डर भी लगेगा, जलन भी होगी, लेकिन इन भावनाओं का काम है सूचना देना, फैसला लेना नहीं। जो व्यक्ति सेल्फ रेगुलेशन में माहिर होता है, वह अपने भीतर जो कुछ भी उठ रहा है उसे सप्रेस नहीं करता, बल्कि उसे ऑब्जर्व करता है और उसके बाद सोच समझकर एक्शन लेता है। अब जरा सोचिए, जब कोई बच्चा रोता है तो क्या आप उसे थप्पड़ मारते हैं? नहीं ना। आप पहले उसकी भावना को समझते हैं, फिर उसे संभालते हैं। ठीक वैसे ही, जब आपके भीतर कोई भावना रो रही हो, तो क्या उसे भी आप प्यार और धैर्य से नहीं देख सकते? सेल्फ रेगुलेशन से जुड़ा एक बेहद काम का अभ्यास है पॉज और नेम टेक्निक। जब कोई तीव्र भावना उठे, तो एक पल रुकिए, उसे एक नाम दीजिए। यह गुस्सा है, यह डर है, यह अस्वीकृति का डर है। नाम देने से आपके दिमाग का भावनात्मक हिस्सा शांत होने लगता है और तर्क वाला हिस्सा सक्रिय हो जाता है। दूसरा तरीका है ब्रेथ एंकरिंग। भावना जितनी तेज हो, सांस उतनी धीमी करें। सिर्फ 3 गहरी सांसें आपकी नर्वस सिस्टम को रीसेट कर सकती हैं। सेल्फ रेगुलेशन सिर्फ गुस्से पर काबू नहीं है, यह उस स्पेस को बनाना है जहां आप इमोशनल स्लेव नहीं, इमोशनल मास्टर बन सकें। इसका असर सिर्फ रिश्तों में नहीं, आपके निर्णय, आपकी सोच और आपकी सेहत पर भी पड़ता है। जो लोग अपने भावों को रेगुलेट कर पाते हैं, वे इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते। उनकी टीम उन पर भरोसा करती है और वो संघर्ष के बीच भी ग्राउंडेड रहते हैं। कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो न तो सबसे तेज दिखता है, न सबसे अनुभवी, लेकिन वो हर दिन आगे बढ़ता है, डगमगाता नहीं और थक कर भी पीछे नहीं हटता? ऐसे लोगों के पास होता है एक इनर ड्राइव, एक ऐसी आग जो बाहर से नहीं, अंदर से जलती है। मोटिवेशन का मतलब सिर्फ इंस्पिरेशन महसूस करना नहीं है। ये कोई मूवी देखकर उठने वाला टेम्पररी जोश नहीं है। मोटिवेशन का मतलब है हर परिस्थिति में अपने उद्देश्य से जुड़े रहना, चाहे परिस्थितियां साथ दें या नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस में मोटिवेशन को बाहरी चीजों से नहीं, आंतरिक मूल्यों और उद्देश्य से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहा है, तो थोड़ी सी आलोचना या तनाव उसे तोड़ सकती है। लेकिन अगर कोई अपने काम को पर्पस से जोड़कर देखता है, तो वही इंसान फीडबैक को ग्रोथ का हिस्सा मानता है और चुनौतियों में भी ताकत ढूंढ लेता है।
इसका एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी भविष्य के बड़े लक्ष्य के लिए आज की छोटी इच्छाओं को टालना। इस सिद्धांत पर हुई एक मशहूर मार्शमैलो टेस्ट स्टडी बताती है कि जो बच्चे एक मिठाई के बजाय थोड़ी देर इंतजार कर दूसरी भी पाने का चुनाव करते थे, बड़े होकर वही बच्चे ज्यादा सफल, संतुलित और आत्मनियंत्रित बने। यानी अगर आप अंदर से प्रेरित हैं तो आपको बार बार धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही चलते हैं क्योंकि आपका कारण स्पष्ट है। अब बात करते हैं कि इस आंतरिक प्रेरणा यानी मोटिवेशन को रोज रोज जगाया और मजबूत किया जाए, क्योंकि ये कोई एक बार का जागरण नहीं बल्कि एक रोज का अभ्यास है। 1. डेली पर्पस रिमाइंडर, हर दिन अपने मकसद से जुड़ना। हर सुबह जब आप आंखें खोलें तो खुद से एक सीधा सरल सवाल पूछिए, मैं क्यों कर रहा हूं ये सब? ये सवाल सुनने में मामूली लगे, लेकिन यही आपका अंदर का कंपास बनता है। जब आपके सामने दिन की भाग दौड़ हो, जब समस्याएं आपको दिशा से हटा रही हों, तब यही सवाल आपको वापस आपके रास्ते पर लाता है। इसका अभ्यास करने के लिए अपने इस पर्पस स्टेटमेंट को एक वाक्य में लिख लीजिए, जैसे मैं लोगों की जिंदगी में रोशनी लाने के लिए काम करता हूं, या मैं अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। इसे अपनी दीवार पर लगाइए, फोन की लॉक स्क्रीन पर लगाइए या अपनी डायरी में लिखिए, जहां हर दिन कम से कम एक बार आपकी नजर उस पर जरूर पड़े। जब मकसद सामने हो तो रास्ता खुद ब खुद दिखने लगता है। 2. सेलिब्रेट स्मॉल विंस, छोटी जीतों को नजरअंदाज मत कीजिए। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ बड़ी उपलब्धियां ही मायने रखती हैं, प्रमोशन, रिकॉग्निशन या कोई बड़ा सपना पूरा होना। लेकिन असल में मोटिवेशन उन छोटी जीतों से बनता है जो हर दिन क्वाइटली होती हैं। जैसे किसी मुश्किल दिन में भी आपने खुद को उठाया, जैसे किसी बहस में चुप रहकर आपने शांति चुनी, या आपने प्रोक्रेस्टिनेशन को हराकर वो एक टास्क पूरा किया। तो रुकिए, एक पल लीजिए और खुद से कहिए, वेल डन, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यह एक्नॉलेजमेंट न सिर्फ मोटिवेशन को अलाइव रखता है, बल्कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड को एक मजबूत संदेश देता है कि आप हार नहीं मानते। 3. नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचानिए और चुनौती दीजिए। हम सबके भीतर एक इनर वॉइस होती है जो कभी कभी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जब वो कहती है, तुमसे नहीं होगा, तुम दूसरों जैसे नहीं हो, तुम बार बार फेल होते हो, तो उसे चुप मत कराइए, उसे चुनौती दीजिए। कहिए, हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सीख रहा हूं। मैं पिछली बार गिरा था, लेकिन अब मैं पहले से बेहतर हूं। मुझे एक ही बार में सब नहीं आएगा, लेकिन मैं लगातार बेहतर होता जाऊंगा। ये छोटे वाक्य नहीं हैं, ये आपकी मानसिक ताकत के वो बीज हैं जो भीतर जड़ें जमाते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके दिमाग की वायरिंग बदलती है। जहां पहले डाउट था, वहां अब भरोसा आने लगता है। जहां पहले डर था, वहां अब साहस दिखने लगता है। और यही है इमोशनल डिसिप्लिन, जो मोटिवेशन को सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक आदत बना देता है। मोटिवेशन वो ईंधन है जो हर सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन को आगे बढ़ाता है। और जब यह भीतर से आता है तो आप एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स से परे एक गहराई पर जीने लगते हैं। सोचिए, आप एक दोस्त से मिलते हैं जो मुस्कुरा रहा है, बातें भी ठीक कर रहा है, लेकिन आप कुछ सेकंड में समझ जाते हैं कि वो अंदर से टूटा हुआ है। आपने उससे कुछ सुना नहीं, लेकिन महसूस कर लिया। यही है एम्पैथी, दूसरे की भावनाओं को शब्दों से पहले दिल से पकड़ लेने की ताकत। एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि आप किसी की हालत पर दुख प्रकट करें। यह सिर्फ मुझे समझ में आ रहा है कह देना नहीं है। एम्पैथी का असली अर्थ है दूसरे की भावनात्मक स्थिति में कुछ पल के लिए उतर जाना, उसकी नजर से दुनिया को देखने की कोशिश करना बिना उसे बदले। एम्पैथी हमारे दिमाग में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, यह हमारे शरीर, खासकर हमारे मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स के जरिए काम करती है। जब कोई सामने वाला व्यक्ति दुखी होता है तो हमारे मस्तिष्क के वही हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे वो अनुभव हम खुद कर रहे हो। इसलिए कहा जाता है, दर्द बांटने से आधा हो जाता है और एम्पैथी उसकी शुरुआत है। एम्पैथी से भरा हुआ इंसान फीडबैक देते समय दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखता है। सुनते समय सिर्फ शब्द नहीं, एनर्जी पड़ता है। नाराज इंसान को केवल गलत नहीं मानता, उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करता है। दूसरों की गलती पर जजमेंट नहीं, समझ और हीलिंग सोचता है। अब बात करते हैं एम्पैथी को कैसे विकसित किया जाए, क्योंकि यह कोई किताबों में लिखी जाने वाली चीज नहीं, यह एक अनुभव है, एक दृष्टिकोण है, एक अभ्यास है। 1. सुनिए बिना समाधान दिए।
जब कोई व्यक्ति अपना दर्द बांटता है तो जरूरी नहीं कि वह उससे समाधान चाहता है। वह बस चाहता है कोई उसकी भावना को महसूस करे। लेकिन हम अक्सर जल्दी में होते हैं, कुछ कहने की, कुछ ठीक करने की, सलाह देने की। हम बोल पड़ते हैं, ऐसा मत सोचो, मूव ऑन करो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन ऐसे में सामने वाला और भी अकेला महसूस करता है, क्योंकि आपने उसकी पीड़ा को नहीं सुना, आपने उसे बाईपास कर दिया। एम्पैथी का पहला नियम है पूरी तरह से सुनना, बिना बीच में काटे, बिना दिमाग में जवाब बनाते हुए। सिर्फ सुनिए। कभी कभी कोई इंसान खुद ब खुद हीलिंग की ओर बढ़ता है, अगर कोई उसे पूरी उपस्थिति के साथ सुन ले। 2. फील बिफोर यू रिस्पॉन्ड। जवाब देने से पहले महसूस कीजिए। जब कोई अपना गुस्सा, दुख या शर्मिंदगी आपके सामने रखे तो उससे पहले खुद से एक सवाल कीजिए, अगर मैं इसकी जगह होता तो। यह साधारण सा सवाल आपके शब्द बदल देता है, आपकी आवाज मुलायम हो जाती है, आपका चेहरा जजमेंट से नहीं कनेक्शन से भर जाता है। एम्पैथी का मतलब है आप सामने वाले के जूते पहनकर उसकी सड़क पर कुछ कदम चलने की कोशिश करें। जब आप किसी को उस भाव में देखना शुरू करते हैं जो वह जी रहा है, तभी आप ट्रूली समझते हैं, न कि सिर्फ सुनते हैं। 3. आई कांटेक्ट और साइलेंस की ताकत। मौन भी कर सकता है मरहम। कभी कभी कोई व्यक्ति सिर्फ यह चाहता है कि कोई उसके पास बैठा हो, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई सलाह दिए। ऐसे समय में आपकी आंखों का संपर्क और कुछ सेकंड का मौन उस इंसान को वह स्पेस देता है जो शायद उसने महीनों से नहीं पाया। एम्पैथी का सबसे गहरा रूप है, मैं तुम्हें नहीं सुधारना चाहता, मैं बस तुम्हारे साथ हूं। वह मौन जिसमें जजमेंट नहीं होता, वह मौन जिसमें सहमति नहीं, पर एक समझ होती है कि तुम जो महसूस कर रहे हो वह मायने रखता है। एम्पैथी सिर्फ निजी रिश्तों को बेहतर नहीं बनाती, यह आपकी लीडरशिप को इंसानियत से जोड़ती है, आपके पेरेंटिंग को गहराई देती है और आपके व्यवहार को हर सामाजिक संबंध में संवेदनशील बनाती है। एक टीम लीडर जो एम्पैथी के साथ जीता है, वह अपने कर्मचारियों की कमियों को देखता है, लेकिन उन्हें उनके संघर्षों की रोशनी में समझता है। वह भरोसे से काम कराता है, डर से नहीं। एक माता पिता जो एम्पैथेटिक होता है, वह बच्चे की चीख के पीछे उसकी असुरक्षा को देख पाता है, डांटने के बजाय संवाद करता है। और एक दोस्त, एक साथी, एक शिक्षक, अगर वो एम्पैथी में रचा बसा हो तो वह अपने आसपास के लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान बन जाता है। एम्पैथी कोई सॉफ्ट स्किल नहीं, यह एक इनर रेवोल्यूशन है। यह हमें जोड़ती है इंसान से इंसान को, और इसी जुड़ाव में छिपा है इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे सुंदर, सबसे मानवीय रूप। मान लीजिए आपके पास ज्ञान है, अनुभव है और एक अच्छा मकसद भी है, लेकिन आप दूसरों से ठीक से संवाद नहीं कर पाते। आपका लहजा लोगों को चोट पहुंचा देता है। आप अपनी बात तो कह लेते हैं, लेकिन सुनना नहीं जानते। तो क्या होगा? आप अकेले पड़ जाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे व्यावहारिक स्तंभ है सोशल स्किल्स, जिसके बिना ईक्यू अधूरा है। सोशल स्किल्स का मतलब है दूसरों से जुड़ना, उनकी बात सुनना और समझना, अपनी बात इस तरह रखना कि सामने वाला खुला महसूस करे, टकराव की जगह समाधान खोजना और रिश्तों को बोझ नहीं, सहयोग का स्रोत बनाना। अब आप सोचेंगे, क्या यह सब सीखने की चीज है? हाँ, सोशल स्किल्स कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक अभ्यास है जो एम्पैथी, सेल्फ रेगुलेशन और अवेयरनेस से मिलकर बनता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आप एक टीम में काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास है, टेंशन बढ़ रहा है। अब दो तरह के लोग सामने आते हैं। एक वो जो दबाव में चिड़चिड़े हो जाते हैं, ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। दूसरा वो जो सबकी बात सुनता है, स्थिति को काल्मली हैंडल करता है और टीम को मोटिवेट करता है। कौन लीडर बनेगा? कौन बेहतर सहयोगी कहलाएगा? साफ है, वो इंसान जो सिर्फ खुद नहीं, संपूर्ण माहौल को समझने की कला जानता है। अब बात करते हैं सोशल स्किल्स की उन क्षमताओं की जो किसी इंसान के इमोशनल इंटेलिजेंस को जमीन पर उतारती हैं। कई लोग सेल्फ अवेयर होते हैं, अपनी भावनाओं को संभालना जानते हैं और दूसरों की भावनाएं भी महसूस कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है रिश्तों में संवाद की या किसी टीम का हिस्सा बनने की, तो वे जूझने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे व्यावहारिक और दिखने वाला हिस्सा, सोशल स्किल्स, उनके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं बन पाया। सोशल स्किल्स के 3 गहरे स्तंभ हैं। 1.
इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, दिल तक पहुंचना। सही कम्युनिकेशन का मतलब यह नहीं कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं या हर शब्द डिक्शनरी से निकला हो। उसका मतलब है सामने वाले को उस भाषा में बात समझाना जो वो दिल से महसूस कर सके। एक इमोशनली इंटेलिजेंट कम्युनिकेटर अपनी बात स्पष्ट और सम्मानजनक भाषा में कहता है, शब्दों के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी को भी सिंक में रखता है। सुनने को समझने जितना ही जरूरी मानता है। कई बार हम सही बात भी गलत तरीके से कहते हैं और उसका असर नकारात्मक हो जाता है। लेकिन अगर आपने सामने वाले की इमोशनल स्टेट को समझकर बात की तो आपकी कम्युनिकेशन सिर्फ मैसेज नहीं, कनेक्शन बन जाती है। 2. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ईगो से नहीं, समाधान से सोचना। टकराव तो हर रिश्ते, हर टीम, हर संस्था में होते हैं। लेकिन सवाल यह है, आप टकराव को कैसे हैंडल करते हैं? क्या आप कहते हैं मैं सही हूं, ये गलत है, या आप सोचते हैं हम दोनों कहां चूक रहे हैं और कैसे मिलकर आगे बढ़ सकते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यह सिखाता है कि टकराव सिर्फ मतभेद नहीं होता, वह एक संभावना होता है समझ बढ़ाने की, अपनी सीमाओं को पहचानने की और रिश्ते को गहराई देने की। एक सोशल स्किलफुल इंसान किसी भी डिसएग्रीमेंट को पर्सनल अटैक नहीं मानता। वह ठहर कर खुले दिमाग से बात करता है और कॉमन ग्राउंड ढूंढता है। 3. रिश्ता बनाना जरूरत से नहीं, विश्वास से बनाना। असली रिश्ते वहां बनते हैं जहां भरोसा हो, जहां कोई दिखावा ना हो और जहां सामने वाला इंसान सुन और समझ पाए। सोशल स्किल्स का सबसे सुंदर पहलू यही है कि आप लोगों से सिर्फ काम निकालने के लिए नहीं, बल्कि एक मानवीय कनेक्शन के लिए जुड़ते हैं। चाहे दोस्ती हो, टीम वर्क हो या क्लाइंट रिलेशन, जो इंसान रिश्तों में आत्मीयता लाता है वो प्रोफेशनल ही नहीं, एक ऐसा इंसान बनता है जिससे लोग नेचुरली जुड़ना चाहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान पूरी तरह सेल्फ अवेयर हो, वो अपनी भावनाओं को रेगुलेट भी कर लेता हो, दूसरों की भावनाओं को महसूस भी कर पाता हो, लेकिन जब बोलता है तो रूखा बोलता है, लोगों को जवाब नहीं, टाल देता है, तो उसका EQ अधूरा रह जाता है। यही वजह है कि आज बड़ी कंपनियां, विश्वविद्यालय और लीडरशिप इंस्टीट्यूट्स इमोशनल इंटेलिजेंस को उतनी ही वरीयता दे रहे हैं जितनी टेक्निकल नॉलेज को। क्योंकि अगर आप अकेले ब्रिलियंट हैं लेकिन किसी टीम के साथ मिलकर नहीं चल सकते, अगर आप शार्प हैं लेकिन कोऑपरेटिव नहीं, तो आपकी ब्रिलियंस एक बंद कमरे में सिमट जाती है। दुनिया अब सिर्फ IQ से नहीं चलती, वो चलती है आई कनेक्ट से, और यही कनेक्शन सोशल स्किल्स से आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की, बचपन में EQ कैसे विकसित करें। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सफल हो, अच्छा इंसान बने और जीवन में तकलीफों का सामना कर सके। लेकिन अक्सर हम ये समझ नहीं पाते कि यह क्षमता सिर्फ नंबरों, स्कूल टॉपिंग या संस्कार सिखाने से नहीं आती। यह आती है इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआती समझ से। कई बार बच्चा किसी बात पर रोता है, चिढ़ता है या गुस्से में चिल्लाता है, तो हम कहते हैं बड़े होकर खुद समझ जाएगा, या फिर चुप हो जाओ, ये छोटी छोटी बातों पर मत रोया करो। लेकिन यहीं पर गलती हो जाती है। जब हम बच्चों को उनकी भावनाओं से भागना सिखाते हैं तो वे बड़े होकर उन्हें दबाना सीखते हैं, और फिर वही दबी हुई भावनाएं कभी एंग्जाइटी बनकर, कभी रिलेशनशिप इश्यूज बनकर, कभी लो कॉन्फिडेंस बनकर जिंदगी में सामने आती। इसलिए जरूरी है कि हम बच्चों को बचपन में ही यह सिखाएं कि उनकी भावनाएं सही हैं, उन्हें नाम देना और पहचानना जरूरी है। और सबसे जरूरी, भावनाएं आती हैं, जाती हैं, लेकिन हम उनसे बड़े हैं। अब बात करते हैं बचपन में EQ कैसे सिखाया जाए, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई सिलेबस का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। और इसका बीज अगर बचपन में बोया जाए तो वो बच्चा सिर्फ सफल नहीं, संपूर्ण इंसान बनता है। तो आइए जानें इसे बच्चे के जीवन में कैसे उतारा जाए। 1. इमोशनल वोकैबुलरी सिखाना, भावनाओं को नाम देना। बच्चे अक्सर कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं गुस्से में हूं, या बस चुपचाप रहते हैं। अब उस पल पर सोचिए, क्या आपने कभी पूछा क्या तुम नाराज हो या थोड़े परेशान, उदास हो या अकेले? जब बच्चा भावनाओं के नाम जानता है तो वह खुद को अंदर से स्पष्ट महसूस करता है। जैसे जैसे वह नाम देना सीखता है, वैसे वैसे उसके भीतर क्लैरिटी आने लगती है। उसे सिखाइए कि नाराज और चोट पहुंचना दो अलग बातें हैं,
घबराहट और शर्मिंदगी अलग अनुभव है। इससे वो कम रिएक्ट करेगा और ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, और यही ईक्यू की पहली सीढ़ी है। 2. फीलिंग्स को वैलिडेट करना, भावना को जगह देना। बच्चे जब डरते हैं या रोते हैं तो अक्सर हम कह देते हैं, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, मर्द बनो, इतनी सी बात पर रोते हो। ऐसा कहने से बच्चा सीखता है कि उसकी भावना गलत है और फिर वह उन्हें दबाना शुरू कर देता है। इसके बजाय कहिए, मैं समझ रहा हूं कि तुम डर रहे हो, चलो साथ बैठते हैं, बात करते हैं। वैलिडेशन का मतलब है हम भावना को स्वीकार करते हैं लेकिन उसमें उलझते नहीं। इससे बच्चा यह समझता है कि भावना आना कमजोरी नहीं, इंसानियत है। 3. सेल्फ रेगुलेशन के सिंपल टूल्स देना, नियंत्रण नहीं, समझ सिखाना। जब बच्चा गुस्से में चिल्ला रहा हो या रो रहा हो तो सिर्फ शांत हो जाओ कहने से कुछ नहीं होता। उसे एक विकल्प दीजिए, जैसे कैलम कॉर्नर, एक ऐसी जगह जहां वो कुछ देर खुद से जुड़ सके। उसे सिखाइए डीप ब्रीदिंग, गिनती करो, 1 से 5 तक सांस अंदर, फिर 1 से 5 तक बाहर। या कहिए, चलो पेड़ के नीचे बैठते हैं और 10 गहरी सांसें लेते हैं। ये छोटे छोटे अभ्यास उसके दिमाग में इमोशनल पॉजेस बनाते हैं, जहां वो प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि सोचता है, और यही स्किल उसे बड़े होकर संघर्षों के बीच टिके रहने की शक्ति देगी। 4. पेरेंट्स और टीचर्स का उदाहरण बनना, खुद वो बनिए जो आप सिखाना चाहते हैं। बच्चे आपके शब्द नहीं, आपका व्यवहार अब्जॉर्ब करते हैं। अगर एक मां अपने गुस्से के बाद खुद माफी मांगती है, अगर एक शिक्षक क्लासरूम में रिस्पेक्टफुली डिसएग्रीमेंट हैंडल करता है, अगर एक पिता फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने के बजाय एक गहरी सांस लेता है, तो बच्चा यह सब लाइव देख रहा होता है। उसे सिखाना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद समझता है। भावनाएं आ सकती हैं, लेकिन मैं उन्हें चुन सकता हूं। एक स्कूल जहां टीम वर्क सिखाया जाए, जहां काइंडनेस का माहौल हो, जहां बच्चे सिर्फ रैंक नहीं, रिश्ते और संवाद सीखें। वहां के बच्चे सिर्फ होशियार नहीं, भावनात्मक रूप से मजबूत और इंसानियत से भरे होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की शिक्षा किताबों में नहीं होती, वो होती है क्लासरूम में हुए झगड़ों को सुलझाने के तरीके में, किसी दोस्त के रोने पर दिए गए हाथ में, और एक शिक्षक के उस दृष्टिकोण में जो सिर्फ रिपोर्ट कार्ड नहीं देखता बल्कि हर बच्चे को एक अनूठे संसार की तरह समझता है। दोस्तों, आज की दुनिया में इंटेलिजेंस सिर्फ पढ़ाई या डिग्री तक सीमित नहीं है। असल परख तब होती है जब आप लोगों के साथ काम करते हैं, तब जब मतभेद होते हैं, या तब जब कोई आलोचना करता है, या जब चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं चलती। यही वो क्षण होते हैं जहां इमोशनल इंटेलिजेंस एक अदृश्य लीडरशिप बन जाती है। अब एक सिनेरियो सोचिए, 2 कंपनियां हैं। एक का सीईओ शार्प है, विजनरी है, लेकिन कड़वा बोलता है, गुस्सैल है, टीम को दबाकर काम करवाता है। दूसरे का लीडर उतना तेज नहीं दिखता, लेकिन वो सुनता है, समझता है, सहयोग देता है। 5 साल बाद पहली कंपनी में लोग बर्नआउट, मिसट्रस्ट और हाई एट्रिशन से जूझ रहे हैं। दूसरी कंपनी में लोग कम वेतन में भी टिके हुए हैं, क्योंकि वहां वातावरण में विश्वास, अपनापन और रिस्पेक्ट है। क्या फर्क है? इमोशनल इंटेलिजेंस वर्कप्लेस में निम्न 5 स्तरों पर असर डालता है। 1. टीम वर्क। जो व्यक्ति एम्पैथी से सुनता है, अपने विचार स्पष्ट और शांत रूप में रखता है, वह टीम में झगड़ा नहीं, तालमेल लाता है। 2. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ईक्यू वाला लीडर लड़ाई को ईगो बैटल नहीं बनने देता, वह कोर इश्यू को समझता है और दोनों पक्षों को साथ लाता है। 3. मोटिवेशन। एक इमोशनली इंटेलिजेंट वर्कप्लेस में फियर कल्चर नहीं होता, वहां इंस्पिरेशन और क्लैरिटी होती है। 4. अडेप्टेबिलिटी। ईक्यू से भरे लोग बदलाव को पर्सनली नहीं लेते, वे सुनते हैं, समझते हैं और नए हालात में खुद को ढालते हैं। 5. ट्रस्ट बिल्डिंग। सिर्फ पॉलिसी या ईमेल से कल्चर नहीं बनता, वो बनता है जब लोग एक दूसरे के सामने ह्यूमन बनकर पेश आते हैं। अब बात करते हैं समाज की। क्या आपने कभी गौर किया, एक भावुक पिता जब अपने बेटे को रोते हुए देखकर भी कहता है, मर्द कभी रोते नहीं, तो वह सिर्फ एक वाक्य नहीं बोल रहा, वो एक पूरी पीढ़ी को सिखा रहा है कि भावना छुपाना ही शक्ति है। यही सोच समाज को कठोर बनाती है, जहां महिलाएं संवेदनशील कहलाकर कमजोर समझी जाती हैं और पुरुष भावनाएं दबाकर भीतर से टूटते रहते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट समाज।
सुनना जानता है, बहस के बजाय संवाद करता है, मतभेद के बावजूद सम्मान बनाए रखता है और असहमति में भी सह अस्तित्व देखता है। आज जब सोशल मीडिया पर हर मतभेद एक युद्ध बन जाता है, तो जरूरत है उस भावनात्मक समझ की जो कहे, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं, लेकिन तुम्हारा अनुभव मैं महसूस कर सकता हूं। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ एक स्किल नहीं, ये एक सभ्यता है, एक सोच है जो इंसान को इंसान से जोड़े रखती है। हमने अक्सर सोचा कि सफलता का रास्ता दिमाग से जाता है, लेकिन अब शायद पहली बार हमने जाना कि दिल की समझ, भावनाओं की भाषा और संवेदनशीलता की ताकत, इनके बिना दिमाग भी अधूरा है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यह नहीं सिखाता कि कैसे जीतें, बल्कि यह सिखाता है कि कैसे अपने भीतर टिके रहें, कैसे गुस्से में भी मर्यादा बनाए रखें, कैसे दूसरों की नजर से दुनिया को देखना सीखें और कैसे संघर्षों के बीच भी अपना संतुलन न खोएं। यह किताब कहती है, सफलता कोई फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक समझ है, खुद की और दूसरों की। और जब यह समझ विकसित होती है, तो रिश्ते, करियर, समाज और जीवन, हर जगह एक नई स्थिरता आ जाती है। अगर आपने आज की इस किताब से कुछ भी नया सीखा या अपनी किसी पुरानी सोच को सवालों में डाल दिया, तो समझ लीजिए कि यही इस सफर की असली शुरुआत है। दोस्तों, इस गहराई भरे सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। आपने आज अपने समय से कुछ मिनट निकाले खुद को बेहतर समझने के लिए। यही पहला कदम है एक अर्थपूर्ण जीवन की ओर। अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों की समरीज सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप मिस न करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को बस यही सुनने की जरूरत है। नीचे कमेंट में हमें बताइए, आपकी जिंदगी का वो एक पल कौन सा था जब आपको अपनी भावनाओं से गहराई से सामना हुआ। और हां, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई रोशनी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।